हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो, अभी पीआईबी में एक न्यूज़ आई है कि वेस्टर्न जोनल काउंसिलिंग की मीटिंग हुई है। तो अभी 4-5 दिन पहले, इसकी पहले की न्यूज़ है वेस्टर्न जोनल काउंसिलिंग। ठीक है। अब वेस्टर्न जोनल काउंसिलिंग मतलब पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। अब इस मीटिंग में कौन कौन शामिल है? देखो, माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, भूपेंद्र भाई पटेल जी, एकनाथ शिंदे जी और प्रमोद भाई सावंत जी। ठीक है। और एक यहाँ पे आप नाम देखोगे, ये है यूटी। यूटी का मतलब यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब प्रशासक है। कौन सी यूटी का? दमन एंड दीव है, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के यूटी के प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जी। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल भाई जी हैं। अब आपसे कोई पूछे कि ये वेस्टर्न जोनल काउंसिलिंग क्या है, क्षेत्रीय पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद क्या है, एग्जाम में पूछे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्षेत्रीय परिषदें क्या होती है? उसके बाद में इस मीटिंग में क्या क्या हुआ वो हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखो, एक चीज बताना चाहूंगा। हिंदुस्तान में आपसे कोई पूछे कितनी क्षेत्रीय काउंसिलिंग है, कितनी है? वैसे आपको कोई पूछे तो नॉर्मली आप 5 जवाब दोगे, लेकिन वैसे 6 क्षेत्रीय काउंसिलिंग है। ठीक। ये 5 क्षेत्रीय काउंसिलिंग अलग है, ये एक अलग है। देखो, इसकी स्थापना होती है, इस क्षेत्रीय काउंसिलिंग की स्थापना होती है कौन सी? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिलिंग की 1971 में। ठीक। बाकी की इन 5 काउंसिलिंग की स्थापना होती है 1956 में। कब होती है? 1956 में। अब डिफरेंस क्या है? मैंने यहाँ 5 लिखा है, 6वीं ये हम अलग पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में। अरे पहले इनके ऊपर देखते हैं। देखो, आपको थोड़ा बैकग्राउंड जानना होगा कि क्षेत्रीय काउंसलिंग है क्या, इनकी वजह क्या। देखो, पहली बात आप एक चीज याद करो कि भाषाई आधार पर जब प्रांत बनने का मूवमेंट कब शुरू होता है हिंदुस्तान में? है भाषा के आधार पर मूवमेंट कब शुरू होता है? देखो, 1895 में भाषाई आधार पर प्रांत बनाने का मूवमेंट शुरू होता है। किसके बीच में यह मूवमेंट शुरू होता है? उड़ीसा में, कि बिहार से उड़ीसा को अलग होना था। तो 1920 में कांग्रेस नागपुर सेशन, नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1920 में। उसमें भाषाई आधार पर राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित होता है। नागपुर के अधिवेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? उस समय कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे 1920 में नागपुर सेशन अधिवेशन के? विजय राघवाचार्य, विजय राघवाचार्य, लॉयन ऑफ साउथ इंडिया। 1920 के बाद में 1936 में उड़ीसा क्या बनता है? भाषाई आधार पर पहला प्रांत है, मधुसूदन दास जी के नेतृत्व में। अब फिर जैसे हिंदुस्तान आजाद होता है तो भाषाई आधार पर और ज्यादा मूवमेंट शुरू होते हैं। तो 17 जून, कब? 17 जून 1948 को एक कमीशन बनता है, एस के धर आयोग। कौन सा? एस के धर आयोग बनता है। अब यह आयोग क्या काम करता है कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। यह आयोग अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है, जून में बनता है और दिसंबर के आसपास ये अपनी रिपोर्ट देता है। इसकी रिपोर्ट के ऊपर विचार करने के लिए कौन सी कमेटी बनती है? जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे पटेल, और पटाभी सीतारमैया। ये कमेटी बनती है 1949 में। ये कमेटी भी अपनी रिपोर्ट देती है, कहती है कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। तभी श्री रामलू पट्टाभी सीतारमैया, सॉरी श्री रामलू है, अमरजीवी श्री रामलू, पट्टाभी श्री रामलू। ठीक है, रामलू जी का देहांत हो जाता है। उनके देहांत क्या है? बाद में 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बनता है आंध्र प्रदेश। इसी चीज को देखते हुए एक कमीशन गठित होता है, उसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। क्या नाम था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। हमारी राइटिंग बहुत गंदी है भाई, शब्दों के आधार पर समझना थोड़ा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं? फैजल अली। कौन थे फैजल अली? फजल अली कौन थे? फजल अली आयोग बोलते हैं, हैं? फजल अली साहब सुप्रीम कोर्ट के जज थे और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे थे। इसी आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पे, कौन सा? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पे 1956 में कानून आता है।
कानून का नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्या नाम था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये ठीक है, कानून बनता है 1956 में। इसी कानून के सेक्शन 15 से लेके 22 तक के भाग 3 में जोनल काउंसलिंग की बात की गई है। किसकी? देखो ये रहा, जोनल एंड जोनल काउंसलिंग, जोन्स एंड जोनल काउंसलिंग। इनमें बताया गया कि जोनल काउंसलिंग बनाना है। तो अब जितने भी जो 500 जोनल काउंसलिंग है, ये क्या है? संवैधानिक है, वैधानिक है या अवैधानिक है? तो क्या है? वैधानिक है ना, विधि के द्वारा बनाएंगे, स्टेचुरी है। तो आपसे कोई पूछे कि स्टेट जोनल काउंसलिंग कब बने ये पांचों? 1956 के एक्ट के तहत। कहानी में पीछे की बता चुका हूं, ठीक है। इसी के आधार पर ये बना हुआ है। तो आपको क्या बताना है कि कौन से एक्ट से बना हुआ है? 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के पेरा नंबर 15, उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ कि एक जोनल काउंसलिंग बननी। कितनी? 5 जोनल काउंसलिंग बननी। उन 5 के नाम क्या क्या? नॉर्थर्न जोनल काउंसलिंग। जो ये नॉर्थर्न जोनल काउंसलिंग है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? दिल्ली। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर कहाँ होगा? दिल्ली। ठीक। तो सेंट्रल जोनल काउंसलिंग है, ये सेंट्रल है, इसका कहाँ होगा? प्रयागराज। पी फॉर प्रयागराज। ईस्टर्न जोनल काउंसलिंग है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? कलकत्ता। ठीक। अब वेस्टर्न जोनल काउंसलिंग है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ठीक। इसके बाद में आपसे कोई पूछे साउथर्न जोनल काउंसलिंग है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई। कहाँ होगा? चेन्नई। अब आपसे कोई पूछ ले कि राजस्थान कौन से काउंसलिंग में आती है, तो नॉर्थर्न जोनल काउंसलिंग। ये थोड़ा मैप देख लेना। नॉर्थर्न जोनल काउंसलिंग में राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यूटी है। ये देखो, ये अपना जम्मू और लद्दाख वाला एरिया है पूरा। ठीक। अब आगे इसके साथ साथ चंडीगढ़ और दिल्ली है। किसमें? नॉर्थ में। सेंट्रल में कौन कौन से? सीधा बोलना है। उत्तराखंड है, अपना यूपी है, अपना मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। 4 है। इसके साथ आप पूछे ईस्टर्न में कौन है? बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा। ठीक। अब साउथ में पांडिचेरी है। इसके साथ पांडिचेरी के अंदर केरल है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद, ये वाला एरिया। वेस्टर्न का भी मैं बता चुका हूँ चारों, जिनके ऊपर शुरू में बात कर चुके हैं। तो ये जोनल काउंसलिंग है। अब आपसे यूपीएससी एग्जाम में पूछे कि जोनल काउंसलिंग की स्थापना 1956 के एक्ट के तहत हुई है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, तो वहां जाके राइट ही करना है भाई। ठीक है, पहली बात। दूसरा, आपसे पूछे कि इसके अंदर कौन कौन सा, मतलब इस जोनल काउंसलिंग में कौन कौन लोग होंगे। ठीक है, कंपोजिशन क्या होगा काउंसलिंग का, इसका कंपोजिशन आप देखना। जो अभी वेस्टर्न जोनल काउंसलिंग की मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में आप देखोगे तो अमित शाह जी क्या है? बीच में है। तो यह ध्यान रखना, अमित शाह जी कौन है? हमारे माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, इसके साथ कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी है। तो चेयरमैन कौन होंगे? यूनियन होम मिनिस्टर। प्रत्येक जोनल काउंसलिंग का, 500 जोनल काउंसलिंग की अगर कहीं भी मीटिंग होगी तो उसका चेयरमैन कौन होंगे? होम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर होगा स्टेट का। अब मतलब मान लो यहाँ 3 चीफ मिनिस्टर है, भूपेंद्र भाई पटेल जी, सावंत जी और एकनाथ शिंदे जी। तो अब और वहां पे यूटी के प्रशासक है, ठीक है, खोड़ा भाई पटेल जी। अब आपसे पूछे तो वाइस चेयरमैन कौन होंगे? स्टेट के चीफ मिनिस्टर। ये रोटेशन के अनुसार चलेगा कि एक साल मान लो गुजरात को मिला, फिर महाराष्ट्र, गोवा, ऐसे रोटेशन के क्रम में चलेगा क्या? वाइस चेयरमैन का पद। अब इसमें मेंबर कौन होंगे जोनल काउंसलिंग में? ठीक, इसमें मेंबर देखो, चीफ मिनिस्टर तो होना ही होना है निश्चित हो, तो आप क्या कर दो? चीफ मिनिस्टर। इसके साथ साथ प्रत्येक राज्य से 2 मिनिस्टर होंगे। कौन होंगे? 2 मिनिस्टर। इन 2 मिनिस्टर को कौन नॉमिनेट करेगा? प्रत्येक राज्य का गवर्नर। कौन? नॉमिनेट बाय दी गवर्नर फ्रॉम ईच स्टेट। इसके साथ मान लो यूनियन टेरिटरी है, जैसे यूटी, दमन एंड दीव के ये खोड़ा भाई पटेल जी कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, तो इधर से कौन? इधर तो कोई मिनिस्टर है नहीं, तो उधर से 2 यूनियन टेरिटरी से 2 मेंबर नॉमिनेट होंगे। ठीक, जोन से नॉमिनेट किए जाएंगे। अब इसके साथ साथ काउंसलिंग में एक एडवाइजरी ग्रुप भी होगा। अब इस एडवाइजरी ग्रुप में कौन होंगे? नीति आयोग का एक मेंबर। पहले प्लानिंग कमीशन बोलते थे, तो क्या होगा? एक पर्सन कौन होगा? नीति आयोग का होगा प्रत्येक जोन में। ठीक, इसके साथ साथ
चीफ सेक्रेटरी होगा एक प्रत्येक राज्य का, ठीक है। एक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा, डेवलपमेंट कमिश्नर प्रत्येक राज्य से, ठीक है। किसके लिए? क्षेत्रीय परिषद में। अब इसके साथ साथ जो जोनल काउंसलिंग है, मान लो कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, अगर जरूरत पड़े तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये याद रखना। कैबिनेट मिनिस्टर जरूरत पड़ने पे पार्टिसिपेट जोनल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते, ये याद रखना। एक और चीज, अब देखो जोनल काउंसलिंग में सीएम वगैरह तो ऊपर बैठेंगे, लेकिन एडवाइजरी ग्रुप भी रहेगा, ठीक है। एडवाइजरी ग्रुप प्रत्येक जोनल काउंसलिंग की मीटिंग में भाग ले सकता है, डिस्कशन कर सकता है, आंसर कर सब कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। कौन? एडवाइजर्स होंगे, ठीक है। ये चीज याद रखना, एडवाइजर कौन होंगे इसके अंदर है। अब जोनल काउंसलिंग की के बारे में आपसे पूछे कि जोनल काउंसलिंग बनाई क्यों गई। देखो 1956 में के बाद में कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बनने, ठीक है। तो पूरे के पूरे फिर कहा कि इस चीज से तो क्षेत्रवाद बढ़ेगा, है भाषावाद बढ़ेगा, इन चीजों को खत्म करना है। इसके साथ साथ एक मंच मिले लोगों को बातचीत करना है कि फिर एक एरिया के सीएम एक साथ आके बात कर सके क्षेत्रीय परिषद के। और ये मंच क्या है? एडवाइजरी है। जोनल काउंसलिंग याद रखना बाध्यकारी नहीं है, यहाँ के केवल एडवाइजरी है, सलाहकारी निकाय। क्या है ये? केवल सलाहकारी निकाय है, सलाह ही देगा। इनकी बैठ के एकदम फ्रीडम, आप आराम से इस पे डिस्कशन कर सकते हैं, कोई भी बातचीत पे आदान प्रदान कर सकते हैं। क्षेत्रीय परिषद एक मंच प्रदान करेगी। देखो ये मंच ही है, यहाँ पे आके सीएम वगैरह एक साथ बैठ रहे हैं, ठीक है। सीएम, होम मिनिस्टर भी बैठ रहे हैं, सीएम बैठ रहे हैं, आपको एक मंच प्रदान करेगी, वहां पे आप डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। राज्यों के बीच की क्या जो भी परेशानी, मान लो दो राज्यों के बीच में पानी की प्रॉब्लम है, ठीक है, मान लो माइंस की प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम इधर के, या फिर माइग्रेशन की प्रॉब्लम्स है, ठीक है, या क्राइम की प्रॉब्लम है दोनों राज्यों के बीच में, तो इन दोनों को स्वतंत्र आराम से बैठ के चर्चा कर सकते हैं। और उसमें यह भी ट्रस्ट रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी साथ में है। अब क्षेत्रीय परिषद ये भिन्न है, किन से भिन्न है? वैसे मैं बोल दूं भाई, कोई आपसे क्वेश्चन कर भाई जोनल काउंसलिंग है, तो जोनल काउंसलिंग की जरूरत क्या है जब नेशनल डेवलपमेंट काउंसलिंग है? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसलिंग है ना, कब बनी थी? 7 अगस्त 1952। 7 अगस्त 1952 को योजना आयोग ने बनाई थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसलिंग। इनमें कौन होते हैं चेयरमैन? पीएम इनके चेयरमैन होते हैं, हैं? सारे कैबिनेट मिनिस्टर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी सीएम है वो पार्टिसिपेट करते हैं। यूटी के प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसलिंग इंटर स्टेट काउंसलिंग भी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट लेवल के आप देखोगे चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस भी होती है, हैं? अब बहुत आपको आधार प्रदार के आधार पे बहुत सारी चीजों पे मंच मिले, लेकिन जोनल काउंसलिंग अपने कंटेंट और कैरेक्टर के आधार से नेशनल डेवलपमेंट काउंसलिंग से भिन्न है। क्यों? ये राज्यों का एक सहयोग, आपस में सहयोग करने का एक मंच है, क्षेत्रीय मंच है, जिसपे आप आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हो, ठीक है। उसके ऊपर आप बात कर सकते हो, ठीक है, अपना एक व्यू भी दे सकते हैं। और इससे क्या देश के अंदर फायदा ही होना इस चीज के ऊपर। आपसे पूछे क्षेत्रीय काउंसलिंग क्यों बनी? दूसरा, अब क्षेत्रीय काउंसलिंग बनने से फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि तीव्र राज्य चेतना खत्म होगी, क्षेत्रवाद खत्म होगा, भाषावाद खत्म होगा, ठीक है। फिर विशिष्ट प्रवृत्तियां जो होती है कि भाई एक ही राज्य में हम ही लोग रहेंगे, दूसरे नहीं रहेंगे, आएंगे, वो चीजें खत्म होगी। दूसरा, विचारों का आदान प्रदान दोनों राज्यों के अंदर बहुत बेहतरीन तरह से होगा। राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीय एकता में भी एक मंच का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और विकास परियोजनाएं जितनी, सपोज करो कि मैंने जोनल काउंसलिंग बताई, अब अगर महाराष्ट्र को अपना ये इधर का रोड, मान लो पोर्ट वगैरह के लिए रोड चाहिए, तो वो दिल्ली की तरफ जाना है, गोवा को जाना है, ठीक है। नहरी योजनाएं है, पानी की है, पावर सप्लाई वगैरह है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की है, तो इन चीज़ों में, योजनाओं में एक साथ कोऑपरेट कर सकते हो आप, ठीक है। इसका नहीं कि भाई अलग अलग जगह से जाके आपको वो परमिशन लेनी पड़ेगी, है। और आपस के अनुभव भी, भाई कोई भी चीज़ है उनके ऊपर अपने साझा कर सकते हैं। इनकी ये समस्याओं के साथ आप देख सकते हो कि क्षेत्रीय काउंसलिंग जिम्मेदार है। आपसे एग्जाम में फैक्चुअल पूछे तो बचा सकते हो। अब आपसे कोई पूछे विशेष रूप से एक क्षेत्रीय परिषद निम्नलिखित विषय पर चर्चा कर सकती है। किन पे? आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन के क्षेत्र में, इकोनॉमिक और सोशल
डेवलपमेंट करना है, सीमा विवाद हो, कोई भी छोटा मोटा, भाई इसका डिस्ट्रिक्ट का ये है, कोई कहते भाई ये हमारे थाने में नहीं आ रहा, ये हमारे राज्य में नहीं आ रहा, या ट्रांसपोर्ट वाला ही होता है सिस्टम, उन सब पे कर सकते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों से जुड़ा उत्पन्न होने वाला कोई भी मामला वो इसमें डिस्कशन होगा। अब ये बात आती है कि क्षेत्रीय काउंसिलिंग की मीटिंग कब होती, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 17 के सब सेक्शन 1 में कहा गया है, जब चेयरमैन चाहेंगे, चेयरमैन कौन होंगे, होम मिनिस्टर, तो ईस्ट जोनल काउंसिलिंग की क्या होगी, मीटिंग होगी। अब अपन वापस चलते हैं, देखो नॉर्थ ईस्ट काउंसिलिंग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो भी वेस्टर्न काउंसिलिंग हुई है, इस वेस्टर्न काउंसिलिंग में क्या क्या बातें हुई है वो देखते हैं। देखो वेस्टर्न जोनल काउंसिलिंग की मीटिंग कहाँ हुई, गुजरात के गांधीनगर में हुई। कौन सी मीटिंग है, ये 26वीं मीटिंग है। ठीक है, इसमें कितने मुद्दों पे बात हुई है, 17 मुद्दों पे बात हुई है। आपसे यूपीएससी पूछ ले कि वेस्टर्न जोनल काउंसिलिंग की मीटिंग बंबई में हुई है, गलत, कहाँ हुई है, कहाँ हुई है भाई, गुजरात गांधीनगर में। तो क्या बताना, गुजरात गांधीनगर में। इसमें 16 जो मेन मेजर मुद्दे थे, इश्यूज थे, उन पे बात हुई। जैसे कैसे मेन मुद्दे, भूमि से संबंधित मुद्दे कि भाई अगर इस राज्य की जमीन है, मान लो दो एक किसान की जमीन इसमें भी राज्य में आ रही है, उसमें भी आ रही है, ठीक है, या फिर कोई डिपार्टमेंट की जमीन है, जल से प्रॉब्लम हो, जल आपूर्ति, अगर मान लो माइंस वगैरह है, गोवा और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे या जो माइंस वगैरह है, अगर माइंस अगर मान लो दूसरे राज्य को माइंस दी गई है, जैसे राजस्थान की कोयले के लिए माइंस, आप झारखंड वगैरह में या फिर छत्तीसगढ़ में माइंस होगी, ठीक है, तो उनकी नीलामी के लिए कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक, सामान्य जो जन के अंदर है, या बैंकिंग सेवाएं हैं, डाक व्यवस्था है, ग्रामीण जो कवरेज है, उनके ऊपर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, या पॉक्सो में जो भी अपराध मामले हैं, उन मामलों को फास्ट ट्रैक में जल्द से जल्द लेके जाने चाहिए, कॉमन मुद्दे। इसके साथ साथ यूटिलाइजेशन, ये इसमें बातचीत हुई है इन बातों पे, यूटिलाइजेशन ऑफ द भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये भारत नेट क्या है, देखो इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा मैं कि भारत नेट क्या है, इस पर अलग वीडियो बनाएंगे। कि आपने पढ़ रखा तो अच्छी बात है। अब अडोप्शन ऑफ द टेलीकॉम ROW रूल स्टेट ऑफ द फैसिलिटी अलाउड 5G, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी मोटर व्हीकल एक्ट के ऊपर क्या इम्प्लीमेंटेशन क्या किया है, उसके ऊपर बात करना है। प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज है, क्रेडिट सोसाइटी है, उनको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। इन चीज़ों पे बात हुई किसमें, 26वीं जोनल काउंसिलिंग मीटिंग में। अब केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में यहाँ पे कुछ बोला, क्या बोले, केंद्रीय गृह मंत्री ने क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्यों से राष्ट्र महत्व के 3 मुद्दों पे ज्यादा बात करने, कहा कि पोषण अभियान पे ज्यादा बात करनी है। तो अब हम अगला वीडियो पोषण अभियान पे बनाएंगे, पोषण अभियान क्या है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी बनाएंगे। स्कूली बच्चों को स्कूल छोड़ने की दर को कम करना, आयुष्मान भारत योजना पे हर आदमी को लाभ मिले। श्री शाह ने एक चीज और कही, क्या कही, ये चीज काम की कि 60 करोड़ लोगों को अर्थव्यवस्था से जोड़ने का एकमात्र जरिया क्या है, सहकारिता। कि हिंदुस्तान की 60 करोड़ लोगों को, लोग कहते हैं बैंकिंग सेक्टर, अगर आप, अब नया एक दौर है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को, सहकारिता क्षेत्र को गांव के हर आदमी तक लेके जाना है, 60 करोड़ लोगों को जोड़ना है। इन 60 करोड़ लोगों को जोड़ने के लिए क्या है, 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां बनाए जाने का पैकेज, देश में सहकारिता में बदलाव आएगा। अब मैंने बोला ये कोऑपरेटिव क्या है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, आपसे कोई पूछे, देखो कोऑपरेटिव मिनिस्टर या फिर कोऑपरेटिव मंत्रालय भी बना है, 3-4 साल हो गए बने हुए। पहले कोऑपरेटिव मिनिस्टर नहीं थे, तो फर्स्ट कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी हैं। अब आपसे पूछे कोऑपरेटिव को लेके इतना संविधान में कहाँ, पहली बात कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां संविधान में कहाँ लिखी गई है, तो याद रखना फंडामेंटल राइट। क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में संविधान में कहाँ लिखा है, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 का C, उसमें क्या सहकारी समितियां लिखी हुई है, जाके देखना। कब अमेंडमेंट हुआ, 2011 में 97वें संविधान संशोधन के तहत। और किस जगह पे कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल B, कौन सा आर्टिकल B, उसमें क्या लिखा हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। आर्टिकल 43 का B, ये भी कब जोड़ा गया, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इसमें भी क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो 43B, मैंने बोला 43B, तो 43A क्या है 43A क्या है। आपसे कोई पूछे कि 43A क्या है, तो आप क्या बताओगे कि भाई 43A
क्या है? तो क्या बताओगे? 43 एक क्यों जोड़ा गया? पार्टिसिपेशन ऑफ द लेबर। लेबर का किस में पार्टिसिपेशन होना है? इंडस्ट्री में, या मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री का मैनेजमेंट होगा, उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? लेबर। तो 43 में क्या आर्टिकल? 43 में लिविंग एंड वेज। 43 तो यही बात करना, लिविंग एंड द वेज लेबर का, कि मतलब काम जिनका जीवन निर्वाह के लिए कम से कम वेतन हो जीवन निर्वाह के लिए। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी और कौन से आर्टिकल में? संविधान के पाठ, संविधान का पाठ देखो, संविधान के भाग पाठ 9 का बी। 9 के बी में कौन है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कौन से आर्टिकल से शुरू होता है, कब जोड़ा? ये भी 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 से। आप आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल बताना है। 243 जेड, 243 जेड एच, 243 जेड टी तक आर्टिकल किसके हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं। 200, फिर 243 में कौन? देखो 243 से लेके 243 पी तक, 243 ओ तक कौन है? ग्राम पंचायत। 243 पी से 243 जेड जी तक कौन है? नगर पालिका। आर्टिकल पार्ट ए 9 का ए। ठीक है, तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी पूछे तो बता देना। ठीक है, कोऑपरेटिव मंत्री कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर श्री अमित शाह जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे एक अलग वीडियो देखेंगे। तो ये बात हुई है क्षेत्रीय जोनल काउंसलिंग में। ठीक, अब आगे चलते हैं अपना वीडियो। हाँ, एक मिनट, इस जोनल काउंसलिंग में एक बात हो रही है। वेस्टर्न जोनल काउंसलिंग में अमित शाह जी ने यह भी कहा कि 2004 से 2014 के बीच में जोनल काउंसलिंग की केवल 11 मीटिंग हुई थी। कितनी मीटिंग हुई थी? मतलब यूपीए की कांग्रेस की सरकार में 11 मीटिंग हुई थी स्थायी समिति की 14। जबकि एनडीए की गवर्नमेंट में 2014 से 2023 के बीच में कितनी बैठक हुई है? 23, मतलब डबल। ठीक, इसके साथ साथ 2014 से 2023 के बीच में जोनल काउंसलिंग के बीच में 1143 मुद्दे आए थे, 1143 मुद्दे आए थे, जिनमें से 90% मुद्दों का क्या हो गया? इश्यूज थे, उनका समाधान हो चुका है। तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में लिख सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा, सॉरी कोऑपरेटिव नहीं, जोनल काउंसलिंग के बारे में तो आप इसको बता सकते हो। अब हम आते हैं ईस्टर्न जोनल काउंसलिंग पे। ये 5 के बारे में बात कर ली। अब बात करना है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसलिंग जोनल काउंसलिंग। नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसलिंग इन 5 से अलग है और कुछ इसमें स्पेशल है। हमें यही देखना है स्पेशल क्या है। ठीक, स्पेशल क्या है वो हमें देखना है। देखो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसलिंग, इसके लिए एक एक्ट आता है, नॉर्थ ईस्ट काउंसलिंग एक्ट। कब आता है? 1971 में। कब आता है? 1971 में। क्या आता है? नॉर्थ ईस्ट काउंसलिंग एक्ट। ये रहा नॉर्थ ईस्ट काउंसलिंग एक्ट। इसके आगे कर सकते हो नॉर्थ ईस्ट काउंसलिंग एक्ट 1971। इसके तहत नॉर्थ ईस्ट काउंसलिंग स्टैब्लिश्ड होती है। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसलिंग 1971 में एज एडवाइजरी बॉडी स्टैब्लिश्ड होती है 1971 में। ठीक है, 2002 के बाद में वो एडवाइजरी के साथ साथ एक प्लानिंग कमेटी भी बनी जाती है अब। ठीक है, स्टेचुरी बॉडी होगी। हाँ स्टेचुरी होगी, क्यों होगी? ये एक्ट से बना है। कौन से एक्ट? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसलिंग एक्ट 1971। तो ये क्या है? वैधानिक सलाहकार एक निगाह है। कब बना? 1972 में शिलोंग में। 1971 के एक्ट से शिलोंग में ये स्टैब्लिश्ड होता है। ये न्यूज प्राइम मिनिस्टर इनोग्रेट थे मेघालय टुडे, जिस समय मेघालय भी हुआ था। 1972 में मेघालय राज्य बना था। ठीक है, और कौन कौन राज्य बने थे? त्रिपुरा और मणिपुर राज्य बने थे 1971 में। 1971 के एक्ट से नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1900। इसी एक्ट के तहत मिजोरम
और अरुणाचल प्रदेश यूटी बना था। ठीक, इसी टाइम पीरियड के आसपास हिमाचल भी यूटी से क्या बना था, राज्य बना था ना। हाँ, इस समय नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिलिंग एक्ट आया। ये क्या वैधानिक निकाय होगा, शिलोंग इसका हाई कोर्ट है। उसी समय जब इसका इनोग्रेशन हो रहा था है ईस्टर्न काउंसिलिंग का, तो ईस्टर्न काउंसिल का जब इनोग्रेशन हो रहा तब इंदिरा गांधी के ये शब्द थे। क्या शब्द थे? मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं कि परिषद द्वारा सुझाए गए और इसके द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं पर योजना आयोग, आज का नीति आयोग बोलेंगे, योजना आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय विशेष ध्यान देंगे। मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूं कि क्षेत्र के लिए ठोस लाभ के रूप में प्रस्तावित कोई भी सार्थक विचार धन की कमी के कारण प्रभावित नहीं होगा। ये इंदिरा गांधी ने घोषणा की थी। मतलब क्या है कि जो भी ये एडवाइजरी काउंसलिंग, नॉर्थ ईस्ट काउंसलिंग जो भी अपनी एडवाइस देगी उसके ऊपर मंत्रालय और योजना आयोग भारत सरकार विचार विमर्श करेगी। ऐसा नहीं कि आपकी बातों को नकार दिया जाएगा। अब नॉर्थ ईस्ट काउंसलिंग के बारे में थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है, एपेक्स लेवल की एडवाइजरी बॉडी है। अब ये किस लिए बनाएगी? देखो, नॉर्थ ईस्ट के लिए। नॉर्थ ईस्ट में एक और बात है, नॉर्थ ईस्ट काउंसलिंग में सिक्किम भी ऐड है, लेकिन सिक्किम कब ऐड होता है? 2002 में। कब ऐड होता है? 2002 में। 1971 तक केवल 7 सिस्टर ही थे। ठीक है, जैसे ये मणिपुर और त्रिपुरा तो 1971 के एक्ट से राज्य बन गए थे। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1986 के एक्ट से बने, 1987 में, 86-87 में राज्य स्टेट बने थे। अब ये क्या है? एपेक्स लेवल एडवाइजरी बॉडी फॉर सिक्योरिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट फैसिलिटी इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग द 7 स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। मतलब कि डेवलपमेंट का एकदम बराबर लेवल होगा और सारे राज्यों का एक साथ एक लेवल में डेवलपमेंट होगा, कोऑर्डिनेशन के साथ साथ बैलेंस करके। अब इसको वापस 2002 में 1971 का जो एक्ट था, 1971 का जो एक्ट था, इसको क्या किया गया? अमेंडमेंट किया गया। क्या अमेंडमेंट किया गया? इसमें अमेंडमेंट करके इसके अंदर सिक्किम भी जोड़ दिया गया। इसमें नॉर्थ ईस्ट काउंसलिंग में किसको जोड़ दिया गया? सिक्किम भी 2002 में जोड़ा गया। इसके साथ साथ इसमें यह भी बता, अब इस मेंबर कितने हो गए? 8। इसके साथ साथ जो ये प्लानिंग बॉडी के रूप में अब काम करेगी, क्या होगी? रीजनल प्लानिंग बॉडी होगी। एडवाइजरी बॉडी से क्या हो गई? नॉर्थ ईस्ट काउंसलिंग, सॉरी ईस्टर्न काउंसलिंग क्या हो गई? एडवाइजरी बॉडी होगी। आपको कोई पूछे तो क्या हो गई? नॉर्थ ईस्ट काउंसलिंग एडवाइजरी बॉडी हो गई 2002 के बाद। अब 2018 में और इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ। क्या अमेंडमेंट हुआ? 2018 में कैबिनेट मिनिस्टर उनमें यह अमेंडमेंट हुआ कि अब इस देखो, जोनल काउंसलिंग 500 में चेयरमैन कौन होते थे? गृह मंत्री। तो यहां पर भी चेयरमैन गृह मंत्री होंगे, लेकिन वाइस चेयरमैन मुख्यमंत्री नहीं होंगे। डोनर, देखो एक मंत्रालय बना डोनर 2004 में, जैसे 2004 में आ जाता है लेकिन 2002 में बनता है, 2001-2 में डोनर मिनिस्ट्री बनता है। ठीक है, जिनके अभी मिनिस्टर कौन है डोनर के? आपसे कुछ पूछे, जी किशन रेड्डी है। ठीक है, ये था, एक मिनट बाबा, ये रहा। गंगापुरम किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी क्या है? डोनर मिनिस्टर के, जो डोनर मंत्रालय उसके मिनिस्टर है। ये मंत्रालय कब बना? मिनिस्टर, डोनर का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन 2001 में आती है। ठीक है, अब इसके मिनिस्टर कौन है? जी किशन रेड्डी। अब जी किशन रेड्डी कौन है? तेलंगाना के पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट थे 2014 से, और अभी भी प्रेजेंट टाइम में बीजेपी के प्रेसिडेंट है, बीच में नहीं रहते जी किशन रेड्डी साहब। तो अब नॉर्थ ईस्ट काउंसलिंग के वाइस चेयरमैन कौन होंगे? डोनर के मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे वो क्या होंगे? वाइस चेयरमैन होंगे। तो आपको कोई पूछे, मेंबर का पूछे, तो सारे चीफ मिनिस्टर आएंगे। कॉम्प्रोमाइज ऑफ द स्टेट के सारे चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, अब 3 मेंबर, क्या 3 मेंबर प्रत्येक राज्य से कौन नॉमिनेट करेंगे? प्रेसिडेंट। कौन नॉमिनेट करेंगे? 3 मेंबर कौन नॉमिनेट करेंगे? प्रेसिडेंट। जबकि जोनल काउंसलिंग जो थी, 500 जोनल काउंसलिंग 1956 के एक्ट से मैंने बताया था, उसमें 2 मेंबर, 2 मिनिस्टर हो सकते हैं, 2 यूटी के मेंबर। यहां पे कितने हैं? 3 मेंबर। अब होम मिनिस्टर क्या होंगे? एक्स ऑफिस चेयरमैन। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर ये क्या होंगे? वाइस चेयरमैन। जबकि जोनल काउंसलिंग में वाइस चेयरमैन कौन होते हैं? सीएम।
तो डिफरेंट। दूसरा, जोनल काउंसलिंग एडवाइजरी बॉडी है, जबकि अब ये 2002 के बाद में ये प्लानिंग बॉडी भी है। ठीक है, रीजनल प्लानिंग बॉडी है कौन? नॉर्थ ईस्ट काउंसिलिंग, बता चुका हूं। इसके काम क्या होंगे? देखो, पहला कार्य, इसके कार्य हैं कि कोई भी ऐसा मामला हो अगर उस क्षेत्र को लगे कि राज्य के समान हितों के लिए, मतलब सारे राज्यों के हितों के लिए समान है, उनके ऊपर उन संबंधित मामलों पे सरकार, राज्य सरकार एडवाइस देगी, आपस में बातचीत करेंगे। ठीक है, इसके तीन बिंदु है। क्या तीन बिंदु? आर्थिक और सामाजिक नियोजन के लिए क्षेत्र में सामान्य हित का कोई भी मामला आएगा, उस पर हम सब बैठ के बात करेंगे और उसके लिए कोई एक रास्ता निकाला जाएगा और हम प्लान बनाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी साथ देगी। अंतरराज्य परिवहन और संचार से संबंधित कोई भी मामला हो तो इस जोनल काउंसलिंग में डिस्कशन होगा। सामान्य हित की बिजली या बाढ़ से नियंत्रण से संबंधित कोई भी मामला, यहाँ बाढ़ वगैरह ज्यादा आती है कि पहाड़ी एरिया, आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी वाला भी एरिया, इस एरिया में ब्रह्मपुत्र घाटी नदी क्षेत्र। ठीक, अब इसके साथ साथ क्या देना, अब एक होता है ना कि आपका डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन संतुलित होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से ये 3 प्रस्ताव रख सकते हैं। क्या? एक एकीकृत, मतलब सारों के लिए एक समन्वित क्षेत्रीय योजना, कि ये नहीं है कि भाई असम के लिए एक योजना लाए, कहते हैं कि अगर ये असम में सक्सेस हो तो सारे राज्यों में सक्सेस, तो इसलिए सब पे एक साथ ला दो वो योजना। ठीक है, क्षेत्रीय योजना में शामिल परियोजनाओं और योजनाओं को प्राथमिकता देना और उनकी चरणों की सिफारिश करना, इसी में बात होगी। केंद्र को क्षेत्रीय योजनाओं में सम्मिलित परियोजनाओं और योजनाओं के स्थान के संबंध के ऊपर भी जो भी बातचीत होगी वो क्षेत्रीय परिषद में बातचीत होनी है। अब आपसे कोई पूछे उत्तर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रीय परिषद के बारे में तो आप बता सकते हो परिषद का क्या क्या होना है। कॉमन इंटरेस्ट फील्ड के बारे में थोड़ा इंग्लिश में है। 3 मैटर वापस बता चुका हूं, इनके तीनों का क्या क्या काम है। ये एडवाइजरी बॉडी है, बता चुका हूं पहले से, ये एडवाइजरी बॉडी है, स्टेट के रिप्रेजेंट्स आएंगे, यूनियन भी रहेंगे। मैटर कॉमन इंटरेस्ट का फील्ड में किस में? इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग होगा, यहाँ पे डिस्कशन होना है। मैटर कंसर्न ऑफ द इंटरेस्ट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और फ्लड के बारे में कोई बात होनी है, वो चीजें इस पे नॉर्थ ईस्ट काउंसिलिंग में डिस्कस्ड होनी है। एग्जाम में पूछे तो बता देना, 1971 में बनी है। ये 6वीं जोनल काउंसिलिंग है, उन 5 से अलग है। ये वो 1956 के एक्ट से हैं और दोनों ही क्या है? स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब वैधानिक निकाय है दोनों ही, वो 5 और ये, समझ गए? दोनों में चेयरमैन का और वाइस चेयरमैन, यहाँ पे वाइस चेयरमैन मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट मिनिस्टर होंगे। ठीक है, वो क्या रहेंगे? वाइस चेयरमैन। जबकि इधर वाइस चेयरमैन कौन है जोनल काउंसिलिंग में? चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।